हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई एडवांस 2021 का पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1। स्क्रीन के सामने तुम्हारे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन देख के कुछ सीखने को मिलेगा, उस चीज़ को याद रखना। एंड अगर तुम्हारा कुछ इनपुट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। एंड ये सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन का कुछ तो क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर ए ट्राइंगल डेल्टा हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये सब कुछ बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमें एक रफ स्केच बना लेना चाहिए। एंड ये जो रफ स्केच है तो मैं रैंडम ऐसे ही बना रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई यही एकदम एक्स एक्सिस है, यही वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, लेट्स से मैंने बोल दिया ट्राइंगल का नाम ABC। अब इन्होंने बोला है एक्स एक्सिस एक साइड है, मतलब y इज इक्वल टू 0 लाइन होगा। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। एंड सेकेंड लाइन इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बोला ये जो ट्राइंगल है इसका ऑर्थो सेंटर 1,1 है। ऑर्थो सेंटर कहीं तो 1,1 है। ओके, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट को h से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, इसके सर्कम सर्कल का इक्वेशन बताना है हमें। इसका मल्टीपल अप्रोच में बताऊंगा तुम्हें। वो सारे अप्रोच तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए नहीं देख रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर होता है हमारे पास ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा, और इधर से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा। इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ओके, इसके मल्टीपल अप्रोच में बता रहा हूँ। एक अप्रोच तो ये है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, ध्यान से सुनना, ये जो ऑर्थो सेंटर होता है इसका किसी भी साइड के अलोंग मिरर इमेज निकाल लो। ऑर्थो सेंटर का किसी भी साइड के अलोंग मिरर इमेज निकाल लो। वो जो मिरर इमेज आएगा वो सर्कम सर्कल पे होगा। एक फंडा, ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज होता है वो किसी भी साइड के अलोंग निकाल लो, वो सर्कम सर्कल पे होगा। तो इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट का मैं मिरर इमेज निकालूंगा तो ये सर्कल पे एक पॉइंट आ जाएगा। इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालूंगा तो सर्कल पे एक और पॉइंट आ जाएगा। एंड इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो सर्कल पे एक और पॉइंट आ जाएगा। इससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। ये था हमारा मेथड 1। मैं इससे सॉल्व नहीं कर रहा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व करूं। इन दोनों लाइन को जैसे ही सॉल्व करूंगा y की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू मुझे क्लियरली दिख रही है -1। c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लेट्स से मैंने इसको d बोल दिया, इसको e बोल दिया, इसको f बोल दिया। क्या मैं AD का इक्वेशन निकाल सकता हूं? बोलूंगा हाँ। y इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो x इज इक्वल टू समथिंग होगा। एंड सिंस वो पास कर रहा है 1,1 से, इसका मतलब उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 होगा। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट आने वाला है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, a का कोऑर्डिनेट मैं लिख दिया कैसे। x इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। इक्वेशन ऑफ ये वाला जो लाइन होगा इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 आएगा। अब मुझे इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा इस लाइन के साथ। अगर मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू तो क्लियरली 1 है। x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम चल जाएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, a का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। अगर a एंड c का कोऑर्डिनेट मालूम है मुझे तो मैं b का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैं b का इक्वेशन निकाल लूं, b का इक्वेशन निकालने के लिए मैं देख सकता हूं कि इस लाइन का स्लोप कितना है। इस लाइन का स्लोप है y इज इक्वल टू -x -1, तो वी कैन से स्लोप इज -1। अगर ये स्लोप -1 है, इसका मतलब b का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ b इज 1। अच्छा, b का स्लोप 1 है एंड इट इज पासिंग थ्रू 1,1, तो ये इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू x। अच्छा, b का इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू x।
इसको सॉल्व किया मैंने y इज इक्वल टू 0 से, इसका मतलब b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने इससे इसलिए सॉल्व किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो पहला वाला प्रॉपर्टी बताया मैंने वो याद नहीं रहता है, एंड बहुत जगह बताया भी नहीं जाता है कि ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है साइड के अलोंग वो सर्कम सर्कल पे लाई करता है। ये वाला प्रॉपर्टी हो सकता है याद रहे बच्चों को, याद नहीं रहे, इसलिए मैंने उससे सॉल्व नहीं किया। मैंने ये शो करने की कोशिश की कि लेट से तुम्हें वो नहीं आता था फिर भी तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। अच्छा, तीनों पॉइंट मुझे पता चल गया। अब कैसे सर्कल का इक्वेशन निकालें? अब मल्टीपल मेथड फिर से हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि मैं फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर लूँ। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे यूज करूंगा भाई? मैं बोल दूं बी एंड सी को डायमेट्रिक एंड मान के एक सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं? बोलेंगे हाँ। क्या मुझे बीसी इक्वेशन का लाइन पता है? बोलेंगे हाँ। तो देखो, जो हमारा सर्कम सर्कल है क्या वो फैमिली ऑफ सर्कल से बिलोंग करता है? मतलब अगर मैं इसको एस बोलूँ, इसको एल इज इक्वल टू 0 बोलूँ, इसको एस इज इक्वल टू 0 बोलूँ, तो हमारा जो सर्कल है क्या इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है? बोलेंगे हाँ। इसका मतलब हमारा जो सर्कल होगा एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 होगा। क्या? बोलेंगे हाँ। अगर ये एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 होगा, अब लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूँगा हमारा सर्कल ए इज इक्वल टू 1 कामा -2 से भी पास कर रहा है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 कामा -2 इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्या? बोलेंगे हाँ। लैम्डा की अगर वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। क्या? बोलेंगे हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। ये भी एक अप्रोच था। लास्ट अप्रोच क्या है? लास्ट अप्रोच है कि सिंस मुझे 3 पॉइंट मालूम है, तीनों पॉइंट बहुत ही इजी है, तो मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड सर्कल मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई ना कोई तो सर्कल होगा। इफ दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0 कामा 0, इसका मतलब सी तो पक्का 0 हो गया। ओके, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिड्यूस होके बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो यहां से अब आगे देखना कि भाई ये -1 कॉमा 0 से भी पास कर रहा है, तो -1 कॉमा इसको 0 सेटिस्फाई करेगा। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 2g प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो 2g इज इक्वल टू 1 आ गया, डेट इज g की वैल्यू 1/2 आ गई। g की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इक्वेशन अभी तक आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 1 कामा -2। 1 कामा -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4f इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया? 4 प्लस 2 6। सो 4f इज इक्वल टू 6। f की वैल्यू आ गई 6/4, डेट इज इक्वल टू 3/2। ओके, सो इक्वेशन आ गया हमारा अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2f की वैल्यू 3 है, सो 3y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल अप्रोच सोचा। मल्टीपल अप्रोच इसलिए सोचा क्योंकि कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर हमें बहुत सारे अप्रोच मालूम होंगे तो हम किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का आ गया, और यहाँ पे जब कर्व तुम देखोगे ध्यान से तो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन, ये वाला भी स्ट्रेट लाइन। अगर सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है तो ये तो प्लॉट करना बहुत ही आसान है भाई। प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, कर ली जाए भाई, आसान ही है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट, x लाइज इन बिटवीन 0 to 9/4। 0 9/4 कहीं इधर होगा लेट से, तो x हमारा इनके बीच में ही है। ओके, y लाइज इन बिटवीन 0 to 1। y इसके बीच में है, लेट से y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है। दिस इज 0, 1 एंड तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 9/4, y की वैल्यू 1। ओके, इसी बीच में कोई एरिया आएगा। अब देख लेते हैं क्या है। आगे लाइंस को देखते हैं। लाइंस में इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। जब भी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना हो पहले x इज इक्वल टू 3y को ड्रॉ करो। x इज इक्वल टू 3y को ड्रॉ करने के लिए 0, 0 से तो पास करेगा ही, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या 9/4, 1 से पास करेगा। अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ
तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 तो 9/4 से बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन। ओके, दिस मीन्स ये लाइन आने वाला है कि नहीं? अरे रुको एक सेकंड, हाँ ये वाला लाइन आने वाला है, ध्यान से। हाँ ये लाइन आ गया किसका? x इज इक्वल टू 3y का। अब उन्होंने बोला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y। लेट्स से x की कोई वैल्यू ले लो, लेट्स से 500 ले लिया, तो 500,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये इधर वाला एरिया। ओके, अब आगे देख लेंगे। नेक्स्ट लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई मतलब x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 तो इधर आएगी, x की वैल्यू 0 पे, एंड y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो इधर आएगी। नहीं ये 2 तो इधर ही आ जाएगा, 9/4 है ना ये, तो 4 2 जाए 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 इधर, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। सो यहाँ से आई कैन से ये वाला लाइन कुछ तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया आएगा? अब ये बोला है इन्होंने x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस रीजन में इसका ये वाला रीजन है, इसका ये वाला रीजन है, एंड अंदर वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है? लेट से मैंने इसको नाम दे दिया ओ ए, लेट से इसको नाम दे दिया बी सी डी। हमें बी सी ए डी का एरिया निकालना है या बी सी डी ए का एरिया निकालना है। ये तो हमें बिना इंटीग्रेशन का ही आ जाएगा। देखो ध्यान से, ए का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। ये लाइन है x इज इक्वल टू 3y और ये है x इज इक्वल टू 9/4, सो 9/4 इज इक्वल टू 3y, सो 3 3 जा, तो y की वैल्यू 3/4, तो x की वैल्यू 9/4, तो y की वैल्यू 3/4। ए का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। बी का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 9/4, 0। इसका मतलब क्या मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकाल पाऊंगा? मैं बोलूँगा हाँ। हाफ इंटू बेस, बेस है ओ बी इज 9/4 इंटू हाइट है हमारा 3/4, हाइट है हमारा ये 3/4, बेस हमारा ये था, हाइट ये, बेस ये। इस ट्राइंगल में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ। ये ब्लैक वाला एक ट्राइंगल है जिसका एक कोऑर्डिनेट है 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,0। डी वाला कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए मुझे इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3y। x के जगह 3y रखूँगा तो 4y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। y की वैल्यू अगर 1/2 आ चुकी है तो x की वैल्यू क्लियरली आ जाएगी 3/2। ओके, सो यहाँ से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ माइनस हाफ इंटू बेस, बेस तो डायरेक्टली ये वाला हो जाएगा 2, हाइट कितना हो जाएगा? ये वाला, हाइट इज़ ये वाला, डेट इज़ 1/2। ओके, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग आंसर 9 3 जा 27 अपॉन 4 चौके 16 दूना 32 माइनस 1/2 डेट इज़ 16/32। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11/32। 11/32 आंसर आना चाहिए। 11/32 ऑप्शन नंबर ए है हमारा। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बहुत ही आसान। मतलब एरिया अंडर द कर्व तो लगा ही नहीं। इससे पहले जो हमने 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो एरिया अंडर द कर्व आया था, शायद तुम्हें याद होगा, भाई साहब दो फंक्शन दिए हुए थे, e⁻1 - x, e⁻1 + x, क्या क्या करके, फिर जी में भी मॉड वर्ड भी लगाया था। पहले हमने फंक्शन को एनालाइज किया था, पूरा फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, एक रफ स्केच, देन हम लोगों ने एरिया निकाला था। कितना मेहनत किया था हमने। और यहाँ जो एरिया अंडर द कर्व आया ये जेईई मेंस लेवल का भी नहीं है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में ही खतरनाक लग रहा है, एंड बिलीव मी ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, लेकिन इतने अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया कंसीडर 3 सेट E1
F1 G1। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे पूरा। 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द सेट E1। E1 में से कोई भी 2 एलिमेंट को उठाया एंड उस सेट को लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट। मतलब हमारे पास E1 एक सेट था, उसमें से मैंने 2 एलिमेंट को उठाया, उसका नाम S1 बोल दिया। मतलब S1 जो सेट है उसमें कितने कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। हो सकता है मल्टीपल प्रोसेस हो, बहुत सारे तरीके से S1 आ सकता है, तो 2 एलिमेंट बन जाएंगे। अब बोला E2 इज इक्वल टू E1 माइनस S1। एक नया सेट डिफाइन किया E2 विच इज E1। E1 में ऑलरेडी 3 एलिमेंट है, उसमें से S1 माइनस कर दिया। दिस मीन्स E2 में कितने एलिमेंट होंगे? सोचो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। ओके। F2 इज इक्वल टू F1 यूनियन S1। अब एक नया सेट F2 डिफाइन किया जो इस F1 का S1 के साथ यूनियन है। ठीक है, ये सेट आ जाएगा कुछ ना कुछ। देन नाउ 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2। अब F2 से कोई 2 एलिमेंट निकाला, उसका नाम उन्होंने बोल दिया है S2। इसका मतलब S2 में फिर से कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट G2 इज इक्वल टू G1 यूनियन S2। मतलब S2 आ गया, अब G1 का यूनियन S2 के साथ लेंगे तो वहां से एक G2 नाम का सेट आएगा। फाइनली फिर से G2 से 2 एलिमेंट निकाला जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका नाम S3 रख देंगे। G2 से फिर से 2 एलिमेंट निकाला जाएगा, उसमें S3 रख देंगे उसका नाम। अब बोला कि लेट E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3। E2 ऑलरेडी मेरे पास होगा, E2 ऑलरेडी होगा मेरे पास, उसका यूनियन जो S3 बनेगा उसके साथ लेंगे एंड उसको बोल देंगे E3। यहां तक पूरा काम किया गया। नेक्स्ट, अब बोला है लेट से इट इज गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3। अब बोला गया कि मान लो पता चल गया है हमें कि E1 की जो E3 जो हमने निकाला ना, बहुत सारा पॉसिबल वे हो सकता है E3 का, और हमें पता चल गया है कि E3 तो E1 के बराबर ही आया है। ये तो हमें पता चल चुका है। देन बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जो इनिशियली 1,2 चूज किया गया होगा S1 में? क्या प्रोबेबिलिटी है इनिशियली 1,2 चूज किया गया होगा S1 में? इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बेस थ्योरम से है। बेस थ्योरम तो यही बोलता है ना कि मुझे पता चल चुका है कि ये होगा, गिवन डेट ये होगा। क्या बताओ कि ये वाले पाथ से हुआ है। मल्टीपल पाथ एक चीज का हो सकता है। बोला अब मुझे पता चल चुका है कि ठीक है ये फाइनल रिजल्ट है, अब बताओ क्या पॉसिबल है कि ये वाले पाथ से तुम आए थे। यही तो बेस थ्योरम है। लेकिन बेस थ्योरम है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो हमने इतना सारा काम किया, 2 इससे निकाला, फिर उसका यूनियन लिया, फिर उसका उससे 2 निकाला, फिर इसका यूनियन लिया, फिर उससे 2 निकाला, फिर उसका यूनियन लिया, फिर उससे 2 निकाला, इतना यूनियन यूनियन 2 निकालते निकालते तो हम लोग थक जाएंगे। तो यही थकाने वाला क्वेश्चन था ये। अब हमें इस चीज को ध्यान से काम करना पड़ेगा। E1 को मैं लिख देता हूं इधर। E1 में क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3। ओके, F1 भी लिख देता हूं मैं, 1 3 4। F1 में हमारे पास 1 3 4। G1 भी लिख देता हूं। G1 में हमारे पास 2 3 4 5। 2 3 4 5। अब इन्होंने जो भी बोला है वो काम स्टार्ट कर देते हैं। E1 से 2 एलिमेंट निकाला गया, S1 बनाया। S1 होने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। S1 कैसे कैसे बन सकता है? तुम बोलोगे S1 में सर या तो 1,2 आएगा, है ना, या फिर 1,3 आएगा, या फिर 2,3 आएगा। S1 में इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो इसको मैंने छोटा कर दिया तुम्हें ताकि सब कुछ समझ में आ जाए क्लियरली। S1 में तुम खुद सोचो, S1 में या तो 1,2 आएगा, या तो 1,3 आएगा, या तो 2,3 आएगा। 2 एलिमेंट 3C2 वे से निकाल सकते हैं, दैट इज 3 वे से निकाल सकते हैं। ओके, अब बोला गया है कि S1 E2 निकालो। E2 जो होगा हमारा E1 माइनस S1 होगा। E1 में से
S1 माइनस कर दो। देखो E2 में क्या क्या आएगा, 1 2 माइनस कर दिया तो सिर्फ 3 आएगा, 1 3 माइनस कर दिया तो सिर्फ 2 आएगा, एंड अगर 2 3 माइनस कर दिया तो सिर्फ 1 आएगा। ये हमारा E2 था। ओके, सही है, बहुत सही। देन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें एंड समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू F1 यूनियन S1। अब यहां से एक नया सेट डिफाइन किया F2, F1 का यूनियन लिया S1 के साथ, 1 2 3 4 आ जाएगा पहली बार में, 1 2 3 4। यहां से आ जाएगा 1 3 है, उधर 1 3, तो 1 3 4 ही आएगा बस। एंड यहाँ 2 3 है तो इधर से आ जाएगा 1 2 3 4। ये हमारा हो गया F2। अब फिर से S2 बनाया गया। S2 कैसे बनाया, F2 से दो दो एलिमेंट निकाल के। ठीक है, अब दिख रहा है तुम्हें एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, दो दो निकालोगे तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। 4C2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ये 6 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी होगा, 1 3 1 4 3 4। और यहाँ फिर से 6 पॉसिबिलिटी होगा सेम, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। दिख रहा है, ये सारे पॉसिबिलिटी है S2 के। नेक्स्ट, अब G2 बनाया गया। G2 इज G1 यूनियन S2। G2 इज G1 यूनियन S2। G1 किधर है, इधर है, इसका यूनियन S2 के साथ लेना शुरू करो। 2 3 4 5 इसमें है, अगर इसमें 1 आया तो 1 2 3 4 5 बनाएगा। ये भी वही बनाएगा, 1 2 3 4 5। ये भी वही बनाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ से बनेगा सिर्फ 2 3 4 5, 1 तो है ही नहीं। यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा, 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 3, तो फिर से 1 2 3 4 5 बनाएगा। ये भी 1 2 3 4 5 बनाएगा। ये बनाएगा 2 3 4 5। नेक्स्ट, ये भी बनाएगा सेम टू सेम, 1 2 3 4 5, ऊपर वाला जैसा, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें 2 3 4 5, इसमें 2 3 4 5, इसमें 2 3 4 5। ठीक है, ओके। सो यहाँ से हमने G2 बना दिया। अब इसके आगे कुछ करने का हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा, इसके आगे कुछ करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इन्होंने बोला है एक नया सेट डिफाइन करेंगे E3। E3 जो होगा, या पहले उससे पहले ये कि G2 से फिर से दो दो एलिमेंट निकाला गया, उससे S3 डिफाइन किया। G2 से फिर से दो दो एलिमेंट निकाला गया, उससे S3 डिफाइन किया। S3 इज 2 एलिमेंट्स फ्रॉम G2। अब मुझे दिख रहा है यार, इसी के 5C2 केस बनेंगे, इसके 5C2 केस, इसके 5C2 केस, इसके 4C2 4C2 4C2। पागल हो जाएंगे बनाते बनाते। इसका मतलब S3 नहीं लिख पाएंगे। ओके, आगे सोचते हैं क्या होगा, देखते हैं आगे सोच के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो भी आना था आ चुका है हमारा S3 तक। अब बोला है कि E3 निकाला, E3 बनाया, विच इज E2 यूनियन S3। अब लेकिन यहां से लाइफ थोड़ा आसान है, ध्यान से सोचना। E3 जो बनेगा E2 का यूनियन S3 के साथ बनेगा, और इन्होंने बोला E3 E1 के बराबर ही है। तो अब जो काम का है सिर्फ हम वही निकालने की कोशिश करते हैं। तुम ये सोचो, E3 एग्जैक्टली E1 के बराबर है। S3 में कितने एलिमेंट, तुम बोलोगे 2 एलिमेंट है सर, S3 में तो पक्का 2 एलिमेंट है। E2 में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है सर। और E1 में कितना एलिमेंट है, तुम बोलोगे सर 3 एलिमेंट है। इसका मतलब इसका 1 एलिमेंट, इसका 2 एलिमेंट, ये प्रॉपर पूरा मिलके 3 एलिमेंट बना पाएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि E2 में अगर 3 है तो S3 में पक्का मुझे 1,2 चाहिए होगा, तभी तो वो बन पाएगा E1 के जैसा, डेट इज 1 2 3 के जैसा रिक्वायर्ड। ये हमें चाहिए। अगर E2 में 2 है तो यहाँ पक्का 1,3 चाहिए होगा, एंड अगर इधर 1 है तो इधर पक्का 2,3 चाहिए होगा, तभी तो हमारा E3 इज इक्वल टू E1 हो पाएगा। ओके, इतने पॉसिबिलिटी से हो पाएगा। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। गिवन डेट E1 इज इक्वल टू E3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट S इज इक्वल टू 1,2। मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि E3 E1 के बराबर आ चुका है, E3 E1 के बराबर आ चुका है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, वो इस पाथ से आया होगा, इस पाथ से आया होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का प्रोबेबिलिटी नीचे लिखेंगे, डिवाइड ऊपर में ये वाला सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ऊपर वाले पाथ का प्रोबेबिलिटी सिर्फ ऊपर एंड इन तीनों पाथ का प्रोबेबिलिटी नीचे। आंसर आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी S1 इज इक्वल टू 1,2 गिवन डेट E3 इज इक्वल टू E1। ये निकालना है हमें। तो नीचे वाला प्रोबेबिलिटी सारे पाथ का लिखेंगे, ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1,2 वाले से लिखेंगे। तो नीचे वाला पहले इस पाथ को फॉलो करते हैं, नीचे वाला लिख रहा हूं मैं। ये पाथ कब पॉसिबल होगा, S1 1,2 कैसे पॉसिबल होगा। तो हमने तो क्या किया था, 3 में से कोई 2 चूज किया था, 3 में से कोई 2 चूज किया था, तो या तो ये आया या तो ये आया या तो ये आया, तीनों के तीनों इक्वली लाइकली थे। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अगर S1 ये चूज हो गया तो S3, लेट्स से S3 कैसे कैसे चूज हो पाएगा वो सोच लो। S1 अगर ये चूज हो गया तो S3 कैसे कैसे चूज हो पाएगा। S3 चूज होने के लिए तुम सोचो, अगर ये 3 पॉसिबिलिटी है, डेट इज यहां से या फिर यहां से 1,2 आ सकता है, यहां से 1,2 नहीं आएगा, यहां से 1,2 नहीं आएगा, यहां से 1,2 नहीं आ पाएगा। मतलब ये तीनों तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। अच्छा, टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे G2 बनने का 6 है, तो इन तीनों का पॉसिबिलिटी है, डायरेक्टली मैं एक एक करके ना लेके मैं इन तीनों का ले रहा हूं। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी है 3/6। ओके, इन तीनों का प्रोबेबिलिटी है 3/6। अब एक में से 1/2 निकलने का प्रोबेबिलिटी, इसमें टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 के 5 एलिमेंट्स में से कोई 2 उठा लोगे, सबसेट बन जाएगा। टोटल पॉसिबिलिटी इज 10। तुम्हें उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए 1/2 वाला, तो 1/10। तो यहां से E3 इज इक्वल टू E1 आ जाएगा। ओके, ऊपर वाले पास से हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वाले पास से फिर से 1/3 यहां पे, देन फिर यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ यहां से पॉसिबिलिटी है 1,3 आना है, इसी में 1 है, इसमें 1 है ही नहीं। दिस मीन्स टोटल 3 प्रोबेबिलिटी में से 2 काम का है, 2/3। अब इन दोनों से सेम चांस है, दोनों में 5-5 एलिमेंट है, कोई एक चाहिए तो 1/10 हो गया। ऊपर वाले से भी ये बन गया तो E3 इज इक्वल टू E1 आ जाएगा। या फिर लास्ट वाले से घुसते हैं, तुम बोलोगे यहां से 2,3 लाने का प्रोबेबिलिटी 1/3। देन यहां पहुंचते हैं, यहां से 2,3 बनना है तो इस तीनों से भी बन जाएगा, इस तीनों से भी बन जाएगा, तीनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। इन तीनों में 5-5 एलिमेंट है सेम, और इन तीनों में 4-4 एलिमेंट है सेम। 5-5 एलिमेंट है सेम, उसका प्रोबेबिलिटी तो पहले तो भाई 3/6 तो है ही ना। देन अगर ये ऊपर वाला चूज किया तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है उसका, या फिर 1/3, 3/6 तो चलेगा। यहां से अगर ये 4 हो तो ये 4 में से C, 4C2 इज 6, 1/6 प्रोबेबिलिटी है इसका। ये हो गया नीचे वाला, ओवरऑल लिख लिया। ऊपर वाले में तो सिर्फ ये वाला आएगा, 1/3 इंटू 3/6 इंटू 1/10। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 हर जगह से कट गया। ऊपर आ गया 3/60, नीचे आ गया 3/60, 2/30 तो 4/60 प्लस 3/60 और वो आ गया 3/36। अरे ये अलग आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से 3 4 7 3 10,
तो अल्टीमेटली आ रहा है 3/60 डिवाइड बाय 10/60 प्लस 3/36, तो ये आ गया 6/36, 6×3 9/36, तो 3/60/9/36 कितना आ रहा है 3 जा 3 12 जा 12×5 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी, 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आई होप। एंड अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार रिपीट करो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यस ये टफ क्वेश्चन था एंड बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। टफ क्वेश्चन के बाद फिर से एक राहत मिला, भले ये देखने में खतरनाक है लेकिन क्वेश्चन है आसान। तुम्हें सोचो θ1 θ2 θ10 बी द पॉजिटिव वैल्यूड एंगल इन रेडियन सच डैट θ1 θ2 θ10 सबका सम गिवन है 2π। मतलब अगर मैं यहाँ से थीटा मेजर करना शुरू करूँ तो सब मिलके अल्टीमेटली 2π बना दे रहा है, मतलब एक चक्कर तो लगा दे रहा है। ठीक है, ये सोच लिया। देन डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को हमने डिफाइन किया e⁻i⁴ से। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 कितना है 1 है, क्योंकि r इंटू e⁻i⁴ होता है, r की जगह 1 है यहाँ। ओके, देन Z के डिफाइन किया, बाकी सब के लिए ऐसे डिफाइन किया, k के जगह 2 रखो, Z2 आ जाएगा, Z2 विल बी Z1 इंटू e⁻i⁴ सॉरी θ2। तो ये तो डायरेक्टली रोटेशन थ्योरम है, यही तो बोलते हैं Z1 से θ2 दूरी पे Z2 लिखना है, तो डेट विल बी इक्वल टू Z1 इंटू e⁻i⁴ जितने एंगल से घूमे हो। ओके, ये हमें पता चल गया कि θ2 एंगल घूमेंगे Z1 से तो Z2 मिलेगा। सिमिलरली Z3 के लिए Z2 से θ3 एंगल घूमना पड़ेगा, एंड ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं मॉडुलस ऑफ Z2 की बात करूं, डेट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ e⁻i⁴ मॉडुलस ऑफ Z1 1 है, इसका भी मॉडुलस 1 है, इसका मतलब Z2 का भी मॉडुलस 1। सिमिलरली Z3 का भी मॉडुलस 1, Z4 का भी मॉडुलस 1, बेसिकली Z10 का भी मॉडुलस 1। अच्छा, सारे का मॉडुलस 1 है एंड सारे एक एंगल से घूमते जा रहे हैं बस। दिस मीन्स जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे किस पे हैं, वो सारे के सारे यूनिट रेडियस सर्कल पे हैं। ओके, तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमने यूज़ कर लिया। दिस वाज द इंफॉर्मेशन कि भाई Z1 लेट से कहीं से स्टार्ट हुआ, दिस इज Z1, लेट से कहीं Z2 पहुंच गया, कहीं तो Z3 पहुंच गया, ऐसे ही लेट से Z4 पे पहुंच गया, ऐसे ही पहुंचते 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 लेट से Z9 पे पहुंच गया, एंड अल्टीमेटली Z10 पे पहुंचे तो यहाँ पहुंच गया। मैंने बोला था सारे एंगल मिलके ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है, ऐसे करके ये θ10 है। बोला गया है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ10 की वैल्यू कितनी है 2π है। ओके, ये सारे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सबका मॉडुलस 1 है। नाइस। देन हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, P Z2 माइनस Z1 का मॉड, Z2 माइनस Z1 का मॉड मतलब ये कॉर्ड का लेंथ है ना, कॉर्ड का लेंथ का सम दिख रहा है, Z10 माइनस Z1 तक गिवन है, सारी कॉर्ड का लेंथ का सम लेस देन 2π होगा। 2π एंगल सोचे तो इसका रेडियस 1 है, तो इस सर्कल का सरकमफरेंस 2π है, 2π रेडियस इज 1, तो सरकमफरेंस का सर्कल 2π है। इसका मतलब तुम्हें सोचो ये लेंथ ज़्यादा होगा या ये वाला लेंथ ज़्यादा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब सर्कल का सरकमफरेंस ज़्यादा होगा, सॉरी सर्कल का सरकमफरेंस ज़्यादा होगा इन सब के सम से, सर्कल का सरकमफरेंस ज़्यादा होगा इन सब के सम से, तो P वाला तो ट्रू है। नेक्स्ट Q वाले पे मूव करते हैं। Q वाले में समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, Z2 माइनस Z1 का मॉड इंटू Z2 प्लस Z1 का मॉड। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है ना आर थीटा वाले से कि भाई ये आर थीटा से कम होगा। अब तुम्हें Z1 प्लस Z2 दिख रहा है, ये कैसे कम इनइक्वालिटी ही जनरेट करना है, तो हम बोल सकते हैं ना Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2।
मॉड Z1 1 है, मॉड Z2 1 है, इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉड पक्का लेस देन इक्वल टू 2 होगा। सिमिलरली Z3 प्लस Z2 का मॉड भी पक्का लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो 2 टाइम्स आर थीटा वाला चीज़ होगा, हर जगह 2 टाइम्स आर थीटा दिख रहा है, सारे के सारे में 2 आएगा कॉमन, सब में 2 ले लो, इन सब का सम तो लेस देन इक्वल टू 2 पाई है ही, तो ओवरऑल सम लेस देन इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा क्या? हाँ एग्जैक्टली सही दिया हुआ है ये भी, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ये क्वेश्चन भी आसान नहीं था, ये क्वेश्चन भी इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ में था। इसका मतलब हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए, उसमें 2 क्वेश्चन तो मेरे पक्के हो जाते, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और यही तो है 50% अगर तुम स्कोर कर रहे हो तुम्हारा जो ही क्लियर हो जाएगा ना, सीधी बात सोचो। तो मुझे अगर बाकी के 2 क्वेश्चन नहीं आते मैं छोड़ देता, 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट पक्का करके आता। बहुत सारे बच्चे इसको ट्राई कर सकते थे, अगर तुमने इसको ट्राई कर लिया होता तुम 4/3 क्वेश्चन कर रहे होते, समझ रहे हो, मतलब 3/4 क्वेश्चन आ जाता तुम्हारा, तो तुम्हारे 67% बन रहे होते। सोच रहे हो जेई में कहाँ से कहाँ चले जाओगे रैंक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।